तो आज का टॉपिक हम बात कर रहे थे अनुशासन और प्रशासन है। अनुशासन और प्रशासन को जब हम डिफाइन कर रहे थे तो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी व्यवस्थित व्यवस्था में कोई भी कार्य हो, चाहे हम कह रहे थे कि वो कार्य एक खेल आयोजन को आयोजित करने का हो, या फिर जो है एक स्कूल को संचालित करने का हो, या फिर विद्यार्थियों को पढ़ाने का हो, या फिर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का हो। ऐसे तमाम कार्यों को अच्छे ढंग से करने के लिए शासन, अनुशासन और प्रशासन की आवश्यकता है। हम प्रशासन के अंदर कहते हैं कि किसी भी कार्य को जितने बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके, संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो, परिणाम उन्मुखी हो, समय सीमा के भीतर हो और लक्षित उद्देश्य उसमें हासिल हो सकें, ऐसी व्यवस्था के अंदर अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि अच्छे प्रशासन के अंतर्गत वो संचालित हो गया है। और अनुशासन उन कार्यों को उन्हीं नियमों, मानकों, प्रावधानों के अंदर करने का है। तो यहाँ पर आज हमारा टॉपिक है अनुशासन एवं शैक्षिक प्रशासन। जब हम बात कर रहे हैं कि अनुशासन जो ये शब्द है, जिसको हम अंग्रेजी में डिसिप्लिन कहते हैं, ये डिसाइपल से इसकी उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ होता है शिष्य या चेला। इस अनुशासन व्यवस्था को समझाने के तहत जो है हाफमैन ने 1970 में इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि सामाजिक समूहों द्वारा अनुमोदित नैतिक व्यवहार, यानी जो हमारा समाज है, हमारा समाज में जीवन को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए, प्रगति करने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई सारे मानकों को अनुमोदित यानी स्वीकार करता है और ऐसे ही कई सारे चीज़ों का उनको अस्वीकार करता है। तो हाफमैन कह रहे हैं कि ऐसे तमाम प्रकार के अनुमोदित नैतिक व्यवहार को बालकों को सिखाना जब कार्य किया जाता है तो उसे हम अनुशासन कहते हैं, क्योंकि बालक ऐसे तमाम व्यवहारों को सीख करके एक तो स्वयं जो है बेहतर बनेगा, समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बनेगा, देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनेगा और जो भी कार्य वो करेगा वो बहुत उत्सुकता से, बहुत लक्ष्य पूर्ण ढंग से करेगा। और यही लक्ष्य शिक्षा का होता भी है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा में जितने शोध किए जाते हैं वो सबसे अधिक होते हैं शिक्षा के तमाम मानकों में। तो हाफमैन ने इसको इस तरह से जो है परिभाषित किया। अब हम क्या देखते हैं, जो समाज का जो हमारा निर्माण होता है, सोशल डेवलपमेंट, जैसे हम देखते हैं या सुनते हैं या बात करते हैं कि फलाने शहर में जो है अच्छा माहौल नहीं है, देहरादून में अच्छा माहौल है, बम्बई में अच्छा माहौल है, वहाँ पर अच्छा माहौल नहीं है। दिल्ली की सरकार या दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी कह रहे थे कि दिल्ली में जो है एक ही दिन में 16-17 किडनैप हो रहे हैं। तो ये क्या चीज़ दिखा रहा है कि सामाजिक व्यवस्था खराब है। और अगर हम किसी विकसित देश में जाएंगे तो किडनैपिंग तो छोड़िए, जो है किसी को डांटने तक का जो है मामला एकदम चर्चा में नहीं आता। तो समाज निर्माण के लिए अनुशासन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और मानव को इसके द्वारा श्रेष्ठता प्रदान की जा सकती है, क्योंकि जब व्यक्ति अनुशासित होता है, अनुशासित होकर ही बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं। हाल ही में भारत के 18 वर्षीय बालक डी खोगेस ने चेस शतरंज का विश्व चैंपियनशिप जीता है। और इतनी बड़ी जो सफलता है, ये सफलता बिना अनुशासन के हासिल हो ही नहीं सकती है,
इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अभी ओलंपिक खेल हुए थे, उसमें भी जो है कई सारे खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, तो वो भी बिना अनुशासन के संभव नहीं है। और अगर कोई दूसरी तरह की सफलताएं अर्जित कर रहा है तो उसके लिए भी अनुशासन चाहिए। तो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने में अनुशासन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये जो अनुशासन की शुरुआत होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है, या इसकी पहली जो पाठशाला है, ये पहली पाठशाला है इसका परिवार, यानी ये प्रारंभिक चरण है। परिवार से अनुशासन की शुरुआत आरंभ हो जाती है एक बालक के जीवन में। और फिर जैसे जैसे वो अच्छी संस्थानों में, अच्छे माहौल में, अच्छे दोस्तों के बीच में, अच्छे शिक्षकों के बीच में पहुंचता है, तो वो और ज़्यादा प्रगति करता है। तो हम इससे निकाल सकते हैं कि अनुशासन का जो संबंध है वो क्या है? छात्रों में आत्मनियंत्रण की क्षमता विकसित करना। अब अनुशासन क्या है? अनुशासन बताएगा तो कोई और, या सुनाएगा कोई और, परंतु लागू उसे स्वयं से करना होता है। समय पर उठना, समय पर जो है सोना, समय पर पढ़ना, समय पर अपने कार्य को कर लेना, संयम के साथ बोलना, संयम के साथ सुनना, ऐसी जो तमाम खूबियाँ किसी व्यक्ति में हैं वो उसे अनुशासन के द्वारा हासिल की होंगी। तो इस तरह से यहाँ पर छात्रों में आत्मनियंत्रण, खेलने की इच्छा हो रही है परंतु नहीं, नियंत्रण करना है और अभी पढ़ना है। और इच्छा हो रही है कि जो है वहाँ जाना था, मेले में जाना था, शादी में जाना था, परंतु आत्मनियंत्रण है कि नहीं, मेरा कोई लक्ष्य और है। ऐसी तमाम बातें हो सकती हैं जो बालकों में एक बार ये आत्मनियंत्रण की क्षमता अगर विकसित हो गई तो फिर वो अपने लक्ष्यों को बड़े अच्छे से हासिल कर सकता है। और ये आत्मनियंत्रण ही उसकी क्या है? अनुशासन की देन है। तो अनुशासन ही उसे ऐसा काबिल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अनुशासन की ये आरंभिक व्याख्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें देखें कि अनुशासन में बालक के किन किन चीज़ों पर फर्क पड़ेगा, इसका व्यवहार पे फर्क पड़ेगा, और व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वास्तव में शिक्षा भी उसी को बोला जाता है। और ये व्यवहार बदलने में अनुशासन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उसके अलावा इसमें कई प्रमुख अभिप्रेरक होते हैं। अभिप्रेरक जिससे मोटिवेट होता है वो भी अनुशासन ही होता है। भावनाओं पर नियंत्रण हो जाता है, रुचियों पर नियंत्रण हो जाता है, या उन तमाम चीज़ों को जो है वो अपने अपने हिसाब से जो है कर सकता है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और या फिर इनको समझने की कोशिश की जा रही है तो फिर ये माना जा सकता है कि बालक में अनुशासन उत्पन्न हो रहा है। और ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जो अनुशासन है ये एक तरह के निर्देशात्मक होता है। और इसमें क्या होता है? अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को प्राय, अब हम क्या देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि समाज में कुछ ऐसे मानक सिद्धांत होते हैं जिनको स्वीकार किया जाता है या जिनको पहले से अनुमोदित यानी स्वीकारोक्ति प्रदान है, उनको या उन तमाम चीज़ों को विद्यार्थियों में लाना अनुशासन है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक निर्देशात्मक जो है होता है अनुशासन। तो अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को प्राय किसी मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ से बात करने, सलाह लेने या उसे चर्चा करने के लिए जो है कहते हैं, ताकि जो है इसका निराकरण वो उसको बता सके। यानी कई बार कई बालक इस तरह का चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि क्या है ये, क्यों है ये, कैसा है। तो उसके लिए जो भूमिकाएं हैं मनोवैज्ञानिक की, परामर्शदाता की, विशेषज्ञ की, वो चाहे उसके अपने पेरेंट्स हों या फिर उसके सगे संबंधी हो या फिर उसके शिक्षक हों या फिर इन क्षेत्रों के जानकार लोग हों, ये तमाम लोग जो है उस समस्या का निदान कर सकते हैं। ऐसे तमाम वैज्ञानिकों के उदाहरण हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आरंभिक दौर में
स्कूलों में एडजस्ट नहीं हो पाते थे, कक्षाओं में एडजस्ट नहीं हो पाते थे, परंतु समय के साथ वो जो है बेहतर हो गए और बाद में महान वैज्ञानिकों के रूप में स्थापित भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो अनुशासन जब उन्हें मिलना शुरू हुआ होगा तो उनकी जो खूबियाँ थी, ऊर्जा थी, वो जो है सही दिशा में गई और वो अच्छे मुकाम को हासिल कर गए। यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं वहाँ से। अब हम इसमें देख सकते हैं कि जो ये अनुशासन है इसमें निवारण की अहमियत होती है। निवारण यानी सॉल्यूशन। अनुशासन क्या करता है कि जो भी एक कुप्रवृत्ति हम कह सकते हैं या फिर एक ऐसी जो नहीं होनी चाहिए, ऐसी तमाम चीज़ों का निवारण करने में, उन्हें कंट्रोल करने में, उन्हें हटाने में अनुशासन की भूमिका होती है। और ये भूमिका शिक्षक छात्रों को प्रदान कर सकता है या फिर शिक्षक छात्रों की इन तमाम चीज़ों को हटा सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि स्कूल वो जगह है जहाँ पर ये अनुशासन की क्षमता, अनुशासन भी उसमें आएगा और प्रशासनिक विषय भी आएगा। तो इसे कैसे हटा सकता है एक शिक्षक? उचित स्नेह देकर। जैसे कई बार देखा जाता है कि जो टीचर बच्चों को बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़े प्यार से उन्हें सुनते हैं और बड़े प्यार से उन्हें समझाते हैं, बालक उनकी बातों को मान भी लेते हैं। तो उचित स्नेह देकर, अच्छा अध्यापन करा के, यानी जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, उनको अच्छा सा व्याख्या करना, अच्छे से उदाहरण देना, अच्छी सी ढंग से जो है उनकी तुलना करना, तो वहाँ से भी ये चीज़ें सुधर सकती हैं। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी अभिरुचियों के अनुसार, यानी बालकों की उनकी आवश्यकता और अभिरुचियों के अनुसार भी कार्यों को संचालित करने से विद्यार्थियों में अनुशासित होने की प्रवृत्ति जागृत होगी या ज़्यादा जाएगी। तो इससे क्या होगा? को समझकर व्यवहार संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने से रोक सकता है। तो अगर ये चीज़ें एक शिक्षक छात्रों के साथ में उपयोग करता है तो ये ऐसी चीज़ें उत्पन्न ही नहीं होंगी जो गैर अनुशासन की श्रेणी में जाएंगी। तो यहाँ पर अनुशासन एक निवारण की भूमिका में होता है और इससे चीज़ें सुलझती हैं, सुधरती हैं और चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब ये जो अनुशासन है इसमें किस किस तरह की खूबियां हम देख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं अनुशासन जो है उद्देश्योन्मुखी होता है, गोल ओरिएंटेड। जब अनुशासन रहता है तो उसे लक्ष्य हासिल करने में बड़ी आसानी होती है। और जैसे हमने कहा कि जैसे हम सुनते हैं कि क्रिकेट खिलाड़ी कितने पॉपुलर हैं, या फिर एक्टर एक्ट्रेस हैं कितना जो है सुंदर हैं, या फिर बिजनेसमैन है कितना पैसा उनके पास है, या फिर पॉलिटिशियन है कितने बड़े बड़े पदों पर हैं। इन तमाम चीज़ों को इन लोगों ने कहीं ना कहीं इस अनुशासित तरीके से हासिल किया होगा। तो इससे क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर अनुशासित होता है, बालक अनुशासित होता है, तो अपने लक्ष्यों को हासिल करने में उसको बहुत सहूलियत होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है उद्देश्योन्मुखी, गोल ओरिएंटेशन होता है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि व्यवहार जो होता है वो बदलना शुरू हो जाता है, तो विद्यार्थी को उसका लक्ष्य स्पष्ट करना और सहयोग देना, ये इसके अंतर्गत आ सकता है। और फिर विद्यार्थी उद्देश्योन्मुखी हो जाएगा, यानी उसे पता है मुझे पढ़ना क्यों है, मेरे पढ़ने का क्या औचित्य है, और नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा, ऐसी चीज़ें एक। दूसरा, संगठित उदात्तीकरण, ऑर्गेनाइज्ड सब्लिमेशन। इसका मतलब क्या है, स्कूल के समय के इस प्रकार नियोजित करना कि सभी छात्रों से प्रेरित हो। अब इस अनुशासन में दूसरा क्या है, संगठित उदात्तीकरण। इसका मतलब ये है कि स्कूल जो होता है वो अगर विद्यार्थियों को शुरुआत में अपने ढंग से जो है चलने के लिए जो है एकदम शुरुआत करता है तो समस्या आएगी। बल्कि स्कूल
विद्यार्थियों के अनुसार शुरुआत में पहले उन्हें समझने जानने की जो एक आरंभिक कोशिश करे और फिर विद्यार्थियों को अनुशासित स्वरूप में आगे बढ़ाए। तो जब स्कूल विद्यार्थियों की तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाई कार्यक्रम को या फिर जो है खेल कार्यक्रम को, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को नियोजित करता है, आयोजित करता है, तो उस चीज को कहा जाता है संगठित उद्दीकरण। तीसरा इसमें आता है स्वरूप बहुविमीय, यानी मल्टी डायमेंशनल फॉर्म, यानी इसके अंतर्गत बहुत सारी क्रियाओं को शामिल करना होता है अनुशासन के स्वरूप को हासिल करने के लिए। तो ये एक अकेला कार्य नहीं आता इसके अंदर कि हम सोचेंगे जो है एक काम नहीं, उसके अंदर जो है तमाम तरह की बातें होंगी, पढ़ने से लिखने से लेकर के, बोलने से लेकर के, सुनने से लेकर के, जानने से लेकर के, अपडेट होने से लेकर के, प्रेरित होने से लेकर के, उत्साहित, हर चीज उसके अंदर शामिल है। और ये तमाम चीजें जब शामिल हैं तो तब हम कहते हैं इसका जो स्वरूप है वो बहुविमीय है, यानी मल्टी डायमेंशनल स्वरूप है अनुशासन का। तो अनुशासन के अंदर हम ये देखते हैं ये उद्देश्य उन्मुखी होता है, लक्ष्य उन्मुखी होता है, संगठित उद्दीकरण इसमें चाहिए और स्वरूप बहुविमीय रहना चाहिए। तो अनुशासन के अंदर ये भी है। अब विद्यालय में जो अनुशासन होता है या अनुशासन की जो आवश्यकता है उसका उद्देश्य क्या है वहाँ पे, उसका लक्ष्य क्या है वहाँ पे, उसका औचित्य क्या है वहाँ पर। तो जब हम विद्यालय के अनुशासन के उद्देश्य देखेंगे, एम्स ऑफ स्कूल डिसिप्लिन, तो इससे कुछ चीज़ें हासिल करना चाहता है स्कूल विद्यार्थियों में। पहला, आत्मनिर्णय की क्षमता का विकसित करना। अब जैसे जो है ये निर्धारित करना होता है कि मुझे अपना पढ़ाई वाला कार्य पूरा करना ही करना है, या कल मेरे को जो चर्चा के लिए विषय दिया गया है मुझे उस पर वर्कआउट करना है, या फिर जो है जिस खेल में मैं शामिल हुआ हूँ मुझे उसमें अपना बेहतर प्रदर्शन करना है, या फिर जो है इसको करना है इसको नहीं करना है। ऐसे तमाम तरह के कार्य जो बालक करते हैं उनमें अपने लक्ष्य के अनुसार ही कार्य करने की जो प्रवृत्ति जागती है वो प्रवृत्ति आत्मनियंत्रण के बिना संभव नहीं है। तो विद्यालय अनुशासन का एक उद्देश्य हो गया कि आत्मनियंत्रण की क्षमता विद्यार्थियों में विकसित करना। दूसरा, व्यवहार संबंधी समस्याओं का निराकरण। अब जो एक व्यवहार होता है, एक अप्रोच होती है बालकों की, वो अप्रोच हो सकती है पहले से जो है जिस माहौल में, जिस परवरिश में, जिस चीज़ों में हो रहे होंगे उसी तरह के आ जाते हैं, परंतु उसमें समय के साथ बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, या फिर उसका व्यवहार उसके लक्ष्यों के अनुसार होना चाहिए कि उसका जो लक्ष्य है बच्चे का, वो जिस चीज़ को हासिल करना चाहता है इस तमाम पढ़ाई के द्वारा या बाकी चीज़ों के द्वारा, तो इस व्यवहार संबंधी समस्या का नियंत्रण करना ये भी इसका लक्ष्य है। उदार मनोवृत्ति का विकास। जब जो है बालक बड़े होंगे तो बड़े होने के बाद उन्हें कई तरह की भूमिकाएं निभानी पड़ेंगी। हो सकता है वो बड़े बिजनेसमैन बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, समाज सुधारक बन जाए। तो ऐसी तमाम भूमिकाओं के साथ साथ वो एक सामान्य नागरिक भी होंगे। और एक नागरिक जो है समाज में रहता है, समाज में जो है हमें अलग अलग लोगों के साथ, वर्गों के साथ, धर्मों के साथ, जातियों के साथ रहना होता है। और तब हमारी जो मनोवृत्ति है, हम दूसरे को कैसे समझ रहे हैं या दूसरे को कैसे स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं, वो उसके लिए जो है उदार मनोवृत्ति यानी लिबरल थॉट्स होने ज़रूरी हैं। और जो जहाँ पर नहीं होंगे वहाँ पर कट्टरता होगी, वहाँ पर दुश्मनी होगी, वहाँ पर जो है झगड़े होंगे, फसाद होंगे, रॉयट्स हो जाएंगे, और फिर
ऐसे समाज का क्या फायदा। तो ऐसे समाज को अच्छे से बनाया जा सके उसके लिए स्कूल अनुशासन की आवश्यकता है। और इसके अलावा छात्रों के उत्तम आचरण उत्पन्न करना। जो छात्र हैं उनका जो आचरण है, यानी व्यक्ति जो है एक कर्म करता है, एक कर्म दिखता है उसका, तो ये जो आचरण है उसका आचार व्यवहार है वो भी जो है उत्तम प्रकार का हो। ऐसे तमाम गुण विद्यार्थियों में आ सके, यही एक उद्देश्य है स्कूल अनुशासन का। तो ये स्कूल अनुशासन का जो है ये उद्देश्य ये रहेगा। विद्यालय अनुशासन को ऐसे कई सारे कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं जो प्रभावित करते हैं या फिर बाधित करते हैं। तो वो कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित या बाधित करते हैं, इसमें हम देखते हैं जैसे औपचारिक कारक होते हैं कुछ फॉर्मल फैक्टर्स। इसमें जैसे पाठ्यक्रम हो गया, किस तरह का पाठ्यक्रम उन्हें पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक में किस तरह के गुण हैं, किस तरह की विशेषता है, और विद्यार्थियों को जो है अच्छे काम के लिए पुरस्कार कैसे देते हैं या फिर जो गलत काम के लिए दंडित कैसे कर रहे हैं। उसके अलावा कक्षा का भौतिक वातावरण कैसा है, यानी हवा पानी बिजली लाइट कैसी है वहाँ पे, वो भी पर्यवेक्षण कैसे हो रहा है विद्यार्थियों का समय समय पर नियमित या कभी कभी, छात्र संख्या कितनी है, ऐसा नहीं कि एक ही कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, और पाठ्य पुस्तक क्या है। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो है विद्यालय अनुशासन को प्रभावित करते हैं। इसीलिए जब विद्यालय अनुशासन को सुनिश्चित करना होता है तो इन कारकों पर जरूर गौर किया जाता है। तो ये सारे होते हैं औपचारिक फॉर्मल। दूसरे इसमें अनौपचारिक इनफॉर्मल फैक्टर्स। तो इसमें जैसे घरेलू बात, ये औपचारिक तो मतलब जो रूल रेगुलेशन वाले होते हैं, नियम वाले होते हैं, कानून वाले होते हैं, उन्हें कहते हैं हम औपचारिक। और जो हमारे सामान्य जीवन से जुड़े होते हैं, हमारे घर बार से जुड़े होते हैं, दोस्तों के बीच में जुड़े होते हैं, वो अनौपचारिक है क्योंकि उनके लिए रूल रेगुलेशन कुछ होता ही नहीं है। तो ये वो वाले कारक हैं, तो ये प्रभावित करते हैं। जैसे घरेलू वातावरण कैसा है किसी का, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, पास पड़ोस कैसा है, दोस्त कैसे हैं, सामाजिक मानक क्या है, ये चीज़ें भी अनुशासित होने में एक रोल रखती हैं। जिन समाजों में ये बातें अच्छी हैं वहाँ विद्यार्थी पहले से अनुशासित तरह का होगा। जहाँ पर ये चीज़ें खराब हैं वहाँ अकेला ये वाला हिस्सा काम नहीं कर सकता। तो ये दोनों के दोनों एक हिस्से में आते हैं कि कौन से वो फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। अब विद्यालयों में अनुपस्थित व विद्यालय छोड़ने के कारण क्या होते हैं, क्योंकि जब अनुशासन की बातें कर रहे हैं तो अनुशासन में ये भी एक हिस्सा है कि विद्यार्थी पढ़ें रहें लगातार चलें उसमें। तो ऐसे जो कारक होते हैं जिसके कारण ये सारी चीज़ें, उसमें अनुशासन का एक भाग प्लस हम उसमें प्रशासन की बात लाते हैं कि प्रशासन का यही तो काम है कि जो है जितने बच्चे आ रहे हैं उनको बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, प्रेरित सब तमाम चीज़ें उसमें काम करेंगे। तो विद्यालय में अनुपस्थित विद्यालय छोड़ने के कारण क्या क्या है, जैसे विद्यालयों की दयनीय स्थिति होती है। कई सारे स्कूलों में भवन खराब है, कक्षा खराब है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, बोर्ड नहीं है, तो ये कंप्यूटर नहीं है, बहुत ही खराब स्थिति। तो जो बच्चा गया भी वहाँ, गरीब बच्चा गया, वो प्रेरित ही नहीं हो पाता है, चाहे वो बोलने की स्थिति नहीं हो परंतु मन से ही प्रेरित नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट स्कूलों में कम से कम ये स्थिति पैदा नहीं होती है। तो वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, दयनीय स्थिति एक कारण होता है, ये भी जो है इसको प्रभावित करते हैं। योग्य शिक्षकों का अभाव, अगर अच्छे टीचर नहीं है, दोषयुक्त पाठ्यक्रम, बेकार किताबें, खराब चैप्टर, खराब राइटर, दोषयुक्त शिक्षा प्रशासन की समस्या, भौगोलिक तथा आर्थिक, जैसे बहुत दूर है स्कूल या फिर आर्थिक जो स्थिति है बच्चे की वो इस तरह की सपोर्ट नहीं, उसे खाना ही नहीं मिला तो स्कूल ही नहीं जा पाएगा, इसलिए मिड डे मील योजना जैसी योजना लाई गई है। उसके अलावा शिक्षा ही दोषपूर्ण नीति खराब बना रखी है, अच्छी नहीं है। या फिर अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या, यानी इतना खर्चा अगर स्कूल में कराया जा रहा है जिससे जो है विद्यार्थी मजबूर हो जाए, जैसे कई प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, अनावश्यक खर्चे करा दिए जाते हैं, अनावश्यक चीज़ें कराई जाती हैं,
ये तमाम चीजें विद्यालय में अनुपस्थित और विद्यालय छोड़ने के कारणों के अंतर्गत शामिल है। हमारे पास परीक्षा में जो है क्वेश्चन हो सकता है कि वो कौन से कारक हैं जो इस तरह का रोल रखते हैं। अब इसके बाद हमारा दूसरा हिस्सा हो जाएगा शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम शैक्षिक प्रशासन की बात करते हैं तो देश के प्रशासन की कुशलता का जो विकास होता है, जैसे किसी भी देश में बाद में व्यवस्था अच्छी कैसे होगी, समाज अच्छा कैसे बनेगा, चोरी डकैती नहीं होगी, अपराध नहीं होंगे, आप कई तरह की समस्याएं नहीं आएंगी, ऐसा जो है हर समाज का युवा, हर समाज की नई जनरेशन सोचती है। और वो सोचने से सुधरेंगी नहीं, उनको सुधारने के लिए कुछ तरीके होते हैं, तो उन तरीकों में शैक्षिक प्रशासन भी एक भूमिका निभाता है। तो जैसे शिक्षा व्यवस्था कहाँ पर कैसी है, शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी है या शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की है तो देश के जो प्रशासन है वो बहुत कुशल हो जाएगा। जैसे भारत में हम बार बार बोलते हैं वहाँ भ्रष्टाचार हो जाता है, भाई भतीजावाद हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो वो तमाम चीज़ें जो है अगर सुधारनी है तो उसके लिए शैक्षिक प्रशासन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शिक्षा व्यवस्था की कुशलता शैक्षिक प्रशासन पर निर्भर करती है। यानी शिक्षा व्यवस्था कितनी बढ़िया होगी भविष्य में, ये बात निर्भर करेगा कि शैक्षिक प्रशासन कैसे है। पढ़ाने, जैसे हम ये कहेंगे पढ़ाई तो हो रही है, पढ़ाया तो जा रहा है, क्लासें चली हैं, सिर्फ इतना हुआ है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि अच्छे नागरिक ही निकल के आएंगे। जो बहुत सारे अपराध करने वाले लोग हैं, चोरी डकैती करने वाले लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, ये भी तो पढ़े ही हैं। तो खराबी कहाँ आई, खराबी ये हुई है कि पढ़ाई तो की इन्होंने, सूचना तो ली इन्होंने, संस्कार विकसित नहीं हो पाए अच्छे वाले। तो इसीलिए शैक्षिक प्रशासन इस भूमिका में एक महत्वपूर्ण रोल है। तो ये कह रहा है कि शिक्षा व्यवस्था की कुशलता, यानी शिक्षा व्यवस्था कितनी बढ़िया शिक्षा दी जा रही है देश के अंदर, राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर, गांव के अंदर, ये निर्भर करता है शैक्षिक प्रशासन के ऊपर। यानी शिक्षा इसलिए दी जाए कि वो काम की हो, सिर्फ शिक्षा इसलिए नहीं दी जाएगी सूचना देनी है, सूचना तो फिर मशीन की तरह हो जाएगी तो वो फिर काबिल ही नहीं बनेगा, अच्छा ही नहीं बनेगा। तो इस चीज को समझाते हुए इसकी व्याख्या दी है ब्रुक्स एडम्स ने। तो ब्रुक्स एडम्स क्या कह रहे हैं, शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक में बांधने की क्षमता होती है। तो जब शिक्षा ही है तो शिक्षा ही जो है सब लोगों को, अनेक मतलब चाहे वहाँ जातियों की बात हो, धर्म की बात हो, क्षेत्रों की बात हो, या फिर अलग अलग गांव की बात हो, ये जो तमाम अलग अलग जगह से आते हैं और एक साथ पढ़ते हैं, यही तो चीज़ें आगे चलकर इनको एक समाज में, एक देश में, एक जगह पर रहने के लिए प्रेरित भी करती हैं। तो एक में बांधने की क्षमता, शैक्षणिक प्रशासन परस्पर विरोधियों और सामाजिक शक्तियों को एक संगठन में इस प्रकार समायोजित करता है कि वे सब मिलकर एक इकाई के समान कार्य करते हैं। अब ऐसे कई सारे फैक्टर हैं जो विरोधाभासी होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि धर्मों की बात है, भारत के अंदर तो सबसे ज़्यादा धर्म है एक, फिर हम कहते हैं कि जातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं भारत के अंदर, फिर क्षेत्र, अब क्षेत्र की समस्या, जाति की समस्या, धर्म की समस्या, भाई भतीजे, इन तमाम चीज़ों के बावजूद फिर भी समाज एक ही साथ है। और ये सब कुछ संभव है कहीं ना कहीं उस शिक्षा के कारण, जिससे आदमी इन तमाम पहलुओं को गौर करने के बाद ये निष्कर्ष पे पहुंचता हो कि नहीं नहीं हमें इस ढंग से रहना है। तो ब्रुक्स एडम्स यही समझा रहा है कि ये जो शैक्षिक प्रशासन है ये इस तरह की भूमिका निभाता है और फिर विरोधियों और सामाजिक शक्तियों को एक इकाई के अंदर ला करके सबको उसके योग्य बना देता है। तो इस प्रकार से शैक्षिक प्रशासन
देश में बालकों को इस प्रकार का बनाने का कार्य निभाता है। तो शैक्षिक प्रशासन की भूमिका हम इस स्वरूप में जो है समझ सकते हैं। इसमें कुछ विद्वान हैं जिन्होंने संगठन, स्कूल, प्रशासन, ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए कुछ नियम सुझाए हैं। उसमें हेनरी फ्योल एक हैं। ये हेनरी फ्योल एक प्रबंधक थे अमेरिका में, और इन्होंने शैक्षिक प्रशासन के 5 तत्वों की प्रक्रिया, 5 तत्वों में इनको बताया, 5 एलिमेंट्स शैक्षिक प्रशासन में क्या क्या। उन्होंने कहा कि अगर हमें शिक्षा को अच्छा सा करना है तो वहां पर पहले तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, यानी नियोजन। और वो स्वाभाविक है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लानिंग करेंगे तो शायद निकलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, बिना प्लानिंग के तैयारी करेंगे तो संभावनाएं कम रहेंगी। तो ये आवश्यक तत्व है। तो शिक्षा को भी अच्छा करना है तो पहले प्लानिंग, नियोजन करना पड़ेगा। फिर क्या बनाना पड़ेगा, साथ में एक संगठन, यानी जो हमने प्लानिंग की है कि ऐसा ऐसा करना है उसके लिए फिर एक संगठन बनाना पड़ेगा। जैसे स्कूल की बात हो रही कि अच्छी शिक्षा देनी है तो पहले तो प्लानिंग हो गई कि ऐसे ऐसे शिक्षा देंगे, फिर देने के लिए संगठन बनाना पड़ेगा यानी ऑर्गेनाइजेशन। तो दूसरा काम हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। तीसरा, फिर कौन आदेश देगा, कौन आदेश लेगा, ऑर्डर कौन देगा कौन लेगा ये निर्धारित करना होगा, तो आदेश। फिर इसके बीच में क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन। जैसे स्कूल एक संगठन है, वहाँ प्रिंसिपल भी है, टीचर भी है, चपड़ासी भी है, और भी स्टाफ है, क्लर्क भी है। इन तमाम लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो स्कूल एक इकाई की तरह काम नहीं कर पाएगा। तो वही ये करेगी कोऑर्डिनेशन, और इसके साथ में नियंत्रण। इन सब को शॉर्ट में बोलते हैं पोक, POOCC। और इसको दिया था हेनरी फ्योल ने एक संगठन में शैक्षणिक प्रशासन को अच्छा करने के लिए। तो परीक्षा में तुम्हारे पास आ सकता है कि हेनरी फ्योल ने शैक्षिक प्रशासन के कौन से 5 तत्व बताए, उसमें आपको ये बताना है। और इसके माध्यम से अप्लाइड फॉर्म में पूछ ले कि इसको प्रयोग करने से कैसे स्कूल अच्छा बनेगा, इसको करने से कैसे बनेगा, ऐसा चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि क्या है ये। दूसरा विद्वान है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने भी इस पर कहा, इन्होंने भी शैक्षिक प्रशासन के लिए एक कई सारे प्रावधानों का एक ग्रुप तैयार किया। उसको शॉर्ट में बोलते हैं पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब, पोस्ट ये पी का मतलब यहाँ पर जो है प्लानिंग से है, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से है, एस का मतलब स्टाफिंग से, डी का मतलब डायरेक्शन से, सी का मतलब कोऑर्डिनेशन से, आर का मतलब रिपोर्टिंग से, बी का मतलब बजटिंग से। मतलब एक संगठन को, संगठन चाहे स्कूल हो कुछ भी हो, उसको अगर अच्छे से चलाना है तो कुछ सिद्धांतों को अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा कौन कह रहा है, लूथर गुलिक। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले योजना बनाना है, योजना बना दी, इसके लिए फिर क्या चाहिए, संगठन चाहिए जो उसी योजना पर काम करे, करा। फिर इसके अलावा स्टाफ चाहिए, कर्मचारी जो जो अपना अपना काम करेंगे, वो कर दिया। इसके बाद जो है निर्देश, ऑर्डर देना, उन तमाम लोगों के बीच में समन्वय करना, और फिर साथ साथ में रिपोर्ट तैयार करना कि क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, रिपोर्टिंग करना। और साथ में इन तमाम कार्यों को करने के लिए क्या चाहिए, पैसा, यानी बजट बनाना। इन सब को जोड़ करके बोलते हैं हम पोस्ट कॉर्ब। किसके लिए ये, शैक्षिक प्रशासन। किसने दिया, लूथर गुलिक। तो ये लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन के बारे में बताया कि क्या क्या होना है। शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य क्या है, एम क्या है। तो शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य है शिक्षा का ढांचा या तंत्र और इसे संचालित करने हेतु शैक्षिक प्रशासन को अच्छा करना, ताकि शैक्षिक उद्देश्य की क्या हो सके, प्राप्ति। और इस चीज को समझाते हुए JB सीयर्स ने कहा था कि शैक्षिक प्रशासन का अर्थ सरकार शब्द से अधिक है और यह कुछ शब्दों से निकटता से जुड़ा है, जैसे अधीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना,
योजना बनाना और त्रुटियों को सुधारना। इन चीज़ों का एक सम्मिलित स्वरूप है कि शैक्षिक प्रशासन। ये किसने कहा था? जेबी सीयर्स ने। तो ये शैक्षिक प्रशासन के लक्ष्यों के अंतर्गत आ गए हैं। अब ये जो शैक्षिक प्रशासन है, इसके लोकतांत्रिक उद्देश्य भी होते हैं, ये लोकतांत्रिक लक्ष्य भी। लोकतांत्रिक मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी देश में रहते हैं, या जैसे हम भारत में, भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, लोगों की स्वतंत्रता। अब जब स्वतंत्रताएं होती हैं तो फिर वहाँ पर बहुत आवश्यक होता है कि प्रत्येक आदमी जैसे अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे के अधिकार के वह ध्यान रखे। यानी अगर हमारा अधिकार जो है बोलना है, जोर से बोलना है, तो दूसरे का अधिकार शांत ढंग से रहने का हो सकता है। हम उसके अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते, वो हमारे अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये जो सामंजस्य की आवश्यकता पड़ती है, इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक आवश्यकताओं के अनुसार नागरिकों को विकसित करना। तो अगर नागरिक इस क्षमता से युक्त हैं, इन गुणों से युक्त हैं, जो समझते हैं कि मेरा अधिकार है परंतु दूसरे का भी अधिकार है, तो ऐसी, इसीलिए शैक्षिक प्रशासन के क्या हैं, कुछ लक्ष्य हैं। और लक्ष्य किसके अनुसार हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार। तो तब क्या है इसके लक्ष्य? लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना, इसी तरह से एडजस्टमेंट वाली, उचित नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण देना ताकि लीडरशिप आए सभी में, आत्मविश्वास का विकास होना, सृजनात्मक शक्ति, रचनात्मक क्रिएटिव शक्ति का विकास, और व्यावसायिक और तकनीकी कुशलता का विकास। ये सारी लोकतांत्रिक चीजें हैं। इससे एक समाज अच्छा बनता है, देश अच्छा बनता है, देश के नागरिक अच्छे बनते हैं, और उसके लिए इसकी आवश्यकता है। ऐसा जो है ये लोकतांत्रिक लक्ष्यों के रूप में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसके शैक्षिक प्रशासन के गुणों पे जाएंगे कि गुण क्या हैं इसके, क्वालिटीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप इसके गुणों में क्या देखेंगे? इसमें हम इसे देखेंगे कि जैसे शारीरिक गुण, शारीरिक गुण का मतलब ये हुआ कि जो है बच्चे क्रियाशील हों, एक्टिव हों, पार्टिसिपेटरी हों, हर चीज में काम करते हों। तो क्रियाशील होना चाहिए, नियमित आदतें हों, और सुरुचिपूर्ण वेशभूषा हो। ये तमाम चीज़ें जब हम जोड़ेंगे तो ये शारीरिक गुण आ जाते हैं। तो शैक्षिक प्रशासन का ये भी दायित्व है। इसीलिए स्कूलों में क्या लगा बनाई जाती है? ड्रेस कोड बनाया जाता है, आने का टाइम फिक्स है, जाने का टाइम फिक्स है, बीच में जो है जितनी क्लासें चल रहा है उनका टाइम फिक्स है। ये सारा चीज़ें एक बैलेंस को करने के लिए आवश्यक है। दूसरा बौद्धिक गुण। बौद्धिक गुण इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, जिसमें व्याख्यान करने की योग्यता, यानी विद्यार्थियों के अंदर ये हुनर भी आना चाहिए कि किसी चीज़ को समझा पाएँ, बता पाएँ। तो व्याख्यान अनुसंधान की अभिवृत्ति, जो रिसर्च है, अब अगर जो है साइंटिस्ट पैदा नहीं होंगे तो चीज़ें कहाँ से आगे बढ़ेंगे? उपलब्धि की क्षमता। इसके अलावा इनमें संवेगात्मक भी गुण होने चाहिए, जैसे जो है स्थिर होना, विचारों से स्थिर, कार्य से स्थिर, स्थिरता, प्रसन्नचित, आशावादी, पॉजिटिव। कई सारे कहते हैं कुछ नहीं होगा। अब सबको अगर यही छोड़ दें कुछ नहीं होगा, तो फिर तो कुछ भी कोई कार्य नहीं करेगा। जब कार्य नहीं करेगा तो नई चीज़ें उभर कर कहाँ से आएंगी? ये जो तमाम चीज़ें इस देश दुनिया के अंदर ढूंढ रहे हैं लोग, वो सबसे ज़्यादा आशावादी लोग हैं जो तरक्की, मेहनत कर कर के चीज़ें हासिल करते हैं। तो ये भी शैक्षिक प्रशासन का एक गुण है। इसके अलावा व्यक्तिगत गुण, इंडिविजुअल, व्यवहार कुशल होना, रचनात्मक होना, और उत्साहित, प्रोत्साहक होना, हमेशा आगे बढ़ने वाला। सामाजिक गुणों में समर्पित भावना होना, सहयोग की भावना होना, रुचि होना, जिससे क्या होता है? समाज बन जाता है। जिन भी समाजों में ये चीज़ें रहेंगी, वो समाज जो है वहाँ उस समाज में रहने वाले लोग कभी समस्या में नहीं आएंगे, समाधान। कई बार होता है, जैसे कोरोना के दौरान लोगों ने जो है गरीब लोगों को मदद किया, मोहल्ले वालों को मदद किया, रिश्तेदारों को मदद किया, कईयों ने नहीं भी किया है। तो जहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन है
वहाँ पर समस्याएं ज़्यादा सरलता से दूर हो जाती हैं। और इसके अलावा नैतिक गुण, मॉरल कैरेक्टर, ये तमाम गुण सम्मिलित हैं शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत। तो यहाँ तक कुछ क्वेश्चन डाउट तो पूछिए। तो इसको आज हम इतना ही करेंगे, कल इसे आगे बढ़ाएंगे।